सरकार दे रही है, ये तो अखबारों में भी छपा है। क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। खास करके महाराष्ट्र तो इनका अलायंस के साथ चल रहा स्टेट है। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से, जैसे मैंने कल कहा था, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कल घोषित की है, यूनियन बजट नहीं था वो, वैसे ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। जब महाराष्ट्र 10 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है। हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है। इस प्रकार का होता है कि एक वर्ग खुश होता है, दूसरा वर्ग निराश होता है। लेकिन ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो आपने देखा कि तमाम विपक्षी पार्टियां बजट को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है भेदभाव करने का, लेकिन इस बीच विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने भी पलटवार किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। In vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Even yesterday, the TMC questioned the budget, saying, oh, nothing has been given to Bengal. Let me just highlight the fact that the several schemes given by Honorable Prime Minister in the last 10 years have not even been implemented in West Bengal. Health insurance, and you have the audacity to ask me now? बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है, वो देश का होता है। तो चलिए बजट के बाद अब बात करते हैं बिहार की, जहां आज विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और वजह रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाषण के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। विधानसभा में विपक्ष ने वेल में आकर हंगामा भी किया। विपक्ष के हंगामे पर नीतीश कुमार भड़क गए और विशेष दर्जे की मांग को लेकर विपक्ष पर ही वार कर डाला। आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, कहाँ नहीं कितना हुआ, सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, हम नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। बजट को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान? आज बजट अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 280 पॉइंट गिरकर 80,149 पर और निफ्टी 66 पॉइंट गिरकर 24,414 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी दिखी। इसके अलावा तेल, गैस, एनर्जी, पीएसई शेयरों में खरीदारी रही। आज के बाजार में रियलिटी, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए तो बैंकिंग, एफएमसीजी, ऑटो शेयर्स पर दबाव रहा।
एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा का कहना है कि बजट से सरकार की प्राथमिकताओं का पता चलता है और इस बार के बजट में टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की गई है। ये पहला बजट था एक नई सरकार का, तो इसमें दो बड़े मैसेजेस देखने थे। पहला कि जो सरकार की फिस्कल स्टांस था कि वो अपना फिस्कल डेफिसिट कम कर रहे थे, फिस्कल स्पेंडिंग की क्वालिटी बढ़ा रहे थे, तो वो चलता रहेगा कि नहीं। और उसमें हमें कंफर्मेशन मिला कि वो डायरेक्शन अनचेंज्ड है। सरकार का फोकस है कि मीडियम टर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम किया जाए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया जाए। तो वो मैसेज बहुत ही अच्छी तरह से सामने निकल के आया। जो कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाने की बात है, इसमें भी ये टैक्स रैशनलाइजेशन हुआ है। ये अब इतने सारे ड्यूरेशन, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, अब सब खाली 1 और 2 साल का ड्यूरेशन होगा। सबका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 20 होगा, 12.5 होगा लॉन्ग टर्म। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज है, रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज। दूसरा बड़ा मैसेज था कि जो नई सरकार है उसकी प्रायोरिटीज क्या होंगी अगले 5 साल तक, और उस पर भी हमें डायरेक्शन मिला। तो बजट स्पीच में बहुत क्लियरली कहा गया कि हम जॉब क्रिएशन को, एनर्जी सिक्योरिटी को, अर्बन डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनोवेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे। और तो फाइनेंस मिनिस्टर ने तो ये भी कहा कि भाई 6 महीने में पर्सनल इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटीज को अच्छे से रैशनलाइज किया जाएगा। 6 महीने में अगला बजट है, 1 फरवरी को होगा। तो ये सब ये क्लैरिटी भी अच्छे से मिली, और ये दिखाता है कि जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो अभी भी काफी स्टडी और स्टेबल है। तो बजट में इस बार टैक्स को लेकर कई बदलाव हुए हैं। ऐसे में ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। तो देखिए, जहाँ तक कि बजट का सवाल है, ब्रोकरेजेस का व्यू पॉजिटिव है। और बड़े ब्रोकरेजेस की बात करें तो शुरू करते हैं सीएलएसए के साथ, जहाँ सीएलएसए को लगता है कि ओवरऑल बेसिस पे जो बजट का क्रक्स था वो पॉजिटिव साइड पे था। इंटरिम बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुई थी उसी तर्ज पे अनाउंसमेंट आई, और कम वित्तीय घाटा जो है वो उस पर जो है सरकार ने फोकस किया, रोजगार पे फोकस किया, जो एक पॉजिटिव है। और किसी भी प्रकार का टैक्स चेंज टोबैको या सिगरेट्स पे नहीं किया, जिसका फायदा आईटीसी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा सीएलएसए का मानना है। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जेफरीज का मानना यह है कि जो कैपिटल एलोकेशन सरकार ने किया है बजट में, केपेक्स के ऊपर वो 16% की जो बढ़ोतरी है वो उनको पसंद आ रही है। जहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का केपेक्स है, यहाँ भी आपने वृद्धि देखी है करीब 16-17% की। डिफेंस, रोड, रेलवेज का जो आउटले है वो इंटरिम बजट जितना ही रखा है, जो पॉजिटिव है। सीमेंस, एचएएल, थर्मैक्स और एलएनटी जैसे स्टॉक्स उनको पसंद आ रहे हैं। जहां तक कि गोल्ड ड्यूटी कट का सवाल है, टाइटन जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को इसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा एमके का मानना है, सीएलएसए का भी मानना है। और मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि जो हायर कॉम्पिटिटिवनेस हो गई थी गोल्ड स्पेस में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो कंपटीशन आ रहा था, उससे बड़ी ऑर्गेनाइज कंपनीज को राहत मिलेगी और ये ड्यूटी कट एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और मक्वेरी ने जो है आईटीसी के ऊपर टारगेट अपना बढ़ा के जो है 560 रुपये कर दिया, जो पहले 535 रुपये था। और यहाँ इनको लगता है क्योंकि सिगरेट्स पे कोई टाइप की ड्यूटी एक्साइज नहीं बढ़ी है, तो शायद वो अपने नॉन एफएमसीजी बिजनेस और एफएमसीजी बिजनेस पे फोकस कर पाएंगे। और यहाँ प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ट्रेड होते हुए आज दिखाई पड़ा, और 500 के ऊपर आईटीसी का शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास बंद होता हुआ आपको नजर पड़ा। तो ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पांस दिखाई दे रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और अनाउंसमेंट की बात करते हैं जो बजट में हुई है। बजट में युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप की स्कीम का ऐलान हुआ है। इसमें 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे और साथ ही हर महीने भत्ता भी मिलेगा। लेकिन स्कीम की योग्यता शर्तें कुछ इस तरह की है कि कई युवा ऐसे हैं जो इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो कौन इसका फायदा उठा सकता है, कौन नहीं, बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह।
जी, वैसे तो ये स्कीम काफ़ी बड़े पैमाने पर बनाई गई है। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको बड़ी कंपनियों में कैसे कामकाज होता है ये देखने का मौका मिलेगा। हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता भी मिलेगा, एक मुश्त 6,000 रुपये अतिरिक्त भी मिलेंगे। और इसमें जो कंपनियां हैं वो अपने CSR फंड का इस्तेमाल कर सकेंगी। इस स्कीम के लिए पहले 2 साल में 30 लाख युवाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा, उसके बाद के जो 3 साल हैं उसमें करीब 70 लाख युवाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा और कुल मिला के 63,000 करोड़ की राशि रखी गई है। लेकिन जब हम इस स्कीम की डिटेल्स देखते हैं, फाइन प्रिंट्स देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस स्कीम के पहले ही अयोग्य हो चुके हैं। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो भी आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आपने IIT, IIM या किसी टॉप मेडिकल कॉलेज जैसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से डिग्री ली है तो भी आप इस स्कीम के अयोग्य होंगे। अगर आपकी डिग्री CA, CMA या इस तरह की जो बहुत अच्छी प्रोफेशनल डिग्री होती है उसमें अगर आप शामिल हैं तो भी आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। एक इनकम का थ्रेशोल्ड भी रखा जाएगा। अगर आपकी परिवार की जो आय है वो उससे थ्रेशोल्ड से ऊपर आती है तो भी आप अयोग्य होंगे। और उस जिस समय आप इसके लिए अप्लाई करें उससे पहले आपने कोई नौकरी ना की हो ये भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जिसे हमें देखना होगा और ये तय है कि जो बहुत भले ही 1 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा देने की बात है लेकिन बहुत से युवा होंगे जो इसकी योग्यता की जो क्राइटेरिया है उसको पार नहीं कर पाएंगे। तो बजट में युवाओं और रोजगार के लिए जो ऐलान किए गए हैं उनमें कितना है दम, जानने के लिए जरूर देखिए बजट रोजगार स्पेशल शाम 5:57 पर। एक और बड़ा ऐलान बजट में किया गया है जिसकी वजह से अब महंगे फोन सस्ते हो सकते हैं। बजट में सरकार ने मोबाइल फोन पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन्स और चार्जर पर ड्यूटी में 5% तक की कटौती की है जिससे कई सारे हाई एंड स्मार्टफोन हैं जो अब सस्ते होने की उम्मीद है। तो कितने घट सकते हैं दाम, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। अगर आप हाई एंड फोन के शौकीन हैं तो एक खबर आपके लिए है। वित्त मंत्री ने बजट में हाई एंड फोन की कीमतों में कटौती की है। पहले इस पर कस्टम ड्यूटी 20% लगती थी लेकिन अब वित्त मंत्री ने इसे घटा करके 15% कर दिया है। तो जानकार मानते हैं कि इससे जो हाई एंड फोन है उनकी कीमतों में 7,000 से लेकर के 15,000 रुपए तक की कटौती होगी। गूगल पिक्सल, सैमसंग गैलेक्सी, आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स इनके दाम जल्दी ही कम हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं पहले तो इसकी स्मगलिंग, फोन्स की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती थी या कोई विदेश जाता था तो उनसे कहा जाता था कि आप ये फ़ोन लेकर के आइए, आप इसको फ़ोन को एक लेकर के आ सकते हैं, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। तो बहुत ज़्यादा स्मगलिंग यहाँ पर देखने को मिली थी। इंडस्ट्री भी लगातार इस ड्यूटी को कम करने की मांग कर रही थी। तो अब 15% ये ड्यूटी कर दी है। तो आने वाले दिनों में जैसे ही कंपनियां अपने कोस्ट ग्राहकों को पास ऑन करेंगी तो ये जो सारे पूरे कंप्लीट मोबाइल फ़ोन आते हैं ये सस्ते हो जाएंगे। 7,000 से लेकर के 15,000 तक ये फोन सस्ते आपको मिलेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि बजट में रेलवे को क्या मिला है। भले ही वित्त मंत्री ने अपने बजटीय भाषण में रेलवे का ज्यादा जिक्र ना किया हो लेकिन जब हमने पूरा जो बजट है उसके फाइन प्रिंट्स देखे तो ये पाया कि अब रेलवे का सफर पहले से ज्यादा सुहाना और सुरक्षित हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बजट में रेलवे को इस बार रिकॉर्ड 2.62 लाख करोड़ की रकम मिली है और सरकार का जो फोकस है अब रहने वाला है कि किस तरह से यात्रियों के लिए रेल सफर को सुरक्षित बनाया जाए। तो जो ये बढ़ा हुआ कैपेक्स है, रिकॉर्ड कैपेक्स रेलवे को मिला है, इसमें से 1.8 लाख करोड़ कवच इंस्टॉलेशन के साथ साथ किस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को आगे बढ़ाया जाए, जो ट्रैक्स पुराने हो चुके हैं उन्हें बदला जाए या रेनोवेशन किया जाए, जितने भी ROBs और रेलवे अंडर ब्रिज है उनका काम जो लंबे वक्त से पेंडिंग पड़ा है, तो इन सभी चीजों में अब तेजी आती हुई दिखाई देगी। तो अब बड़ा पैसा, बड़ी राशि कैपेक्स की रेलवे इस्तेमाल करेगी यात्री सुरक्षा के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं नीट परीक्षा धांधली मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी 2024 को रद्द तो नहीं किया, लेकिन अब 4 लाख छात्रों के मार्क्स बदले जाएंगे और करीब 13 लाख छात्रों की रैंकिंग भी बदली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादित प्रश्न के जवाब को सही करने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या फैसला है कोर्ट का और इसका असर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसे कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं मिले जिससे पता चले कि पेपर का लीक बड़े पैमाने पर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम इस मौके पर रीटेस्ट करते हैं तो इसकी सारी शेड्यूलिंग बिगड़ जाएगी, तो ऐसा कर पाना भी संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका एक क्वेश्चन को लेकर के भी दायर की गई थी। एटॉमिक थ्योरी का एक क्वेश्चन स्पष्ट नहीं था तो उसकी मार्किंग को लेकर के भी सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने IIT के एक पैनल से इसका जवाब पूछा था। अब IIT के पैनल के जवाब के आधार पर उस पर मार्किंग दी जाएगी। तो जो NTA है वो दोबारा से सबको मार्किंग देगा और उस क्वेश्चन के 5 मार्क्स काटे जाएंगे। तो इससे सारी जितने भी रैंकिंग थी उसमें असर आपको देखने को मिलेगा। करीबन 13 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंकिंग प्रभावित हो सकती है। NTA अगले 2 दिन के अंदर अपने रिजल्ट को घोषित कर देगा और शुक्रवार से काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा भी कर सकता है। तो एक बार काउंसलिंग की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद जो प्रक्रिया है वो पहले की तरह से सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन 13 लाख स्टूडेंट्स के अब जो मार्किंग दोबारा से होगी उनकी रैंकिंग के ऊपर काफी असर आपको देखने को मिल सकता है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच पेपर लीक विधेयक पास हो गया। आज विपक्ष के हंगामे के बीच बिहार विधानसभा में राज्य सरकार की तरफ से बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 पेश किया गया। विधेयक पेश करने के बाद ही विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। इसके बाद सदन में बहुमत के आधार पर विधेयक को पास किया गया। बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को गंभीर अपराध माना जाएगा और पेपर लीक के आरोपियों पर गैर जमानती धाराएं लगाई जाएंगी। पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। नेपाल के काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया है। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पायलट गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक प्लेन में पायलट, क्रू मेंबर्स और टेक्नीशियन समेत 19 लोग सवार थे। ये सभी लोग काठमांडू से पोखरा जा रहे थे, लेकिन काठमांडू एयरपोर्ट पर प्लेन रनवे पर टेक ऑफ के दौरान फिसल गया। जमीन से टकराने से उसमें आग लग गई और धुएं के भारी गुबार आसमान में छाने लगे। हालांकि अग्निशमन कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की टीम ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में मानसून की बारिश आफत बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में आने वाले दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। जबकि गुजरात में बारिश और बाढ़ से पहले ही हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात में 8 जिलों के करीब 115 तहसीलें इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। कई इलाकों में तो NDRF ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन कई जगह अभी भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जलभराव की वजह से वाहन नहीं चल पा रहे हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश ने राज्य की हालत खराब कर दी है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश से नदियों में बाढ़ आ गई है और बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। लोनावला में कई लोग बाढ़ के पानी में फंस गए हैं, जिनका NDRF की टीम रेस्क्यू कर रही है। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।